बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल हमने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों को वो क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चंस नहीं मुझे नज़र आए ग्रुप में, तो या तो आप लोगों ने सुने नहीं है लेक्चर, या फिर सुने तो समझ आ गई है। तो अगर समझ आ गई तो दैट्स अ रियली गुड थिंग टू नो। ओके, तो आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है लेक्चर दैट विल बी थेरेपीज। आज से हम थेरेपी स्टार्ट करेंगे और थेरेपीज के अंदर कुछ थोड़ी सी थेरीज को भी पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। आज जो हम थेरेपी पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली दैट इज साइको एनालिटिक और साइकोडायनामिक थेरेपी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइको एनालिटिक या साइकोडायनामिक थेरेपी क्या होती है। बेसिकली जो साइकोडायनेमिक थेरेपी है इट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, और सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइकोथेरेपीज भी कहा जाता है। ये एक मोस्ट वेल नोन थेरेपी है हमारे पास, और इस थेरेपी का जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि क्लाइंट्स की या पेशेंट्स की को हेल्प की जा सके कि वो अनकॉन्शियस फोर्सेस को अंडरस्टैंड करें, जो कि उनके करंट बिहेवियर्स, थॉट्स और इमोशंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो थेरेपी है बेसिकली जो हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं, थॉट्स होती हैं और मेमोरीज होती हैं, जो कॉन्शियस की अवेयरनेस से बिलो लाई कर रही होती हैं, उनको डिस्क्राइब करती है, ठीक। अब इस थेरेपी में ये बिलीव किया गया था कि जो अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो करंट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और डिस्टर्बेंस का कॉज होते हैं। जो साइको एनालिटिक थेरेपी है ये बेसिकली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे फोकस कर रही होती है, क्योंकि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल को बनाने में जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो करंट एक्शंस को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ पे भी फोकस करती है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लें तो जो साइको एनालिटिक थेरेपी है ये लेट 1800s में डेवलप हुई थी, और फ्रॉइड ने इसको स्टार्ट किया था। 1885 में ये हुआ था कि जब ये स्टडी स्टार्ट हुई थी तो फ्रॉइड का एक फ्रेंड था, वो हिप्नोसिस पे काम कर रहे थे टू ट्रीट द वुमेन, ठीक है। फीमेल्स को ट्रीट करने के लिए वो हिप्नोसिस पे काम कर रहे थे, और जो प्रॉब्लम्स थी वो बेसिकली हिस्टेरिया था, ठीक है। वुमेन वाज सफरिंग फ्रॉम हिस्टेरिया, और उसमें जो सिम्टम्स थे वो पार्शियल पैरालिसिस थे, हेलुसिनेशंस और नर्वसनेस इंक्लूड थी। अब जो फ्रॉइड है उसने हिप्नोटिज्म पे रिसर्च कंटिन्यू की, ठीक, अपने फ्रेंड के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि उसने फिर अपनी फेमस थेरेप्यूटिक टेक्निक पे काम किया, और उसके बाद उसने जो यंग वुमेन का ट्रीटमेंट है उसके फ्रेंड ने डिस्क्राइब किया, जिसमें हिस्टेरिया के सिम्टम्स थे और उनको रिवील किया गया था थ्रू टॉकिंग, ठीक है। शी टॉक्ड अबाउट द थिंग्स, और फिर पता चला था कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की वजह से ये सिम्टम्स उसमें मौजूद हैं। फ्रॉइड ने अपने फ्रेंड के साथ उस पेशेंट पे काम किया, और उसके बाद फ्रॉइड ने एक उस में हेल्प काम करने के दौरान उसने डेवलप की टर्म दैट वाज नोन एज टॉक थेरेपी। फ्रॉइड ने ये कहा कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बातचीत के ज़रिए हल हो सकती हैं, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है उसको रिलीव करने के लिए टॉकिंग यूज़ की जाती है अबाउट द प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से फिर उसने साइकोएनालिटिक थेरेपी का डेवलप किया। अगर हम इस थेरेपी के गोल्स की बात करें तो जो मेन पर्पस या गोल है इसका, ये बेसिकली अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में कन्वर्ट करती है और क्लाइंट में सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करती है। सेकेंडली जो क्लाइंट होता है वो अपनी ईगो कंट्रोल या सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करता है ओवर द मैल अडेप्टिव इम्पल्सेस। जो मैल अडेप्टिव या अनहेल्दी इम्पल्सेस मौजूद होते हैं क्लाइंट में, वो अपनी सेल्फ कंट्रोल के थ्रू उनको एनालाइज करता है या ओवरकम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्पस या गोल है उसमें जो क्लाइंट होता है वो अनहेल्दी ऑब्जेक्ट्स को डिस्पोज ऑफ करता है,
और उन्हें रिप्लेस करता है विद द हेल्दी या अडेप्टिव ऑब्जेक्ट्स। ठीक, यानी कि अनहेल्दी बिहेवियर्स को हेल्दी बिहेवियर से रिप्लेस किया जाता है। और जो सेल्फ डिफेक्ट्स होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है थ्रू मिररिंग। ठीक है, मिरर के थ्रू उनको सेल्फ डिफेक्ट्स को रिपेयर किया जाता है और एम्पथी के थ्रू जो फेलियर्स होते हैं उनको ओवरकम किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोएनालिटिक थ्योरी। अगर हम थ्योरी की बात करें तो फ्रॉइड ने डिफरेंट अप्रोचेस दी थी, जिसमें डायनामिक अप्रोच है, टोपोग्राफिक अप्रोच है और डेवलपमेंटल स्टेज अप्रोच है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट जो अप्रोच है हमारे पास दैट इज बेसिकली डायनामिक अप्रोच। अगर हम डायनामिक अप्रोच की बात करें तो उसमें फ्रॉइड ने कहा था कि इस जो अप्रोच है इसको हम ड्राइव थ्योरी या इंस्टिंक्ट थ्योरी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड जो ह्यूमंस होते हैं दे आर फिल्ड विद मेंटल और साइकिक एनर्जी, और ये जो एनर्जी होती है ये दो सोर्सेज से मिल रही होती है। एक जो सोर्स है दैट इज नोन एज एरोस। एरोस का मतलब होता है कि एनर्जी लाइफ या सेक्स से एसोसिएट है, और दूसरा जो होता है वो थैनेटॉस होता है, दैट इज कि एनर्जी जो होती है वो डेथ या एग्रेशन से एसोसिएट होती है। तो ये दो सोर्सेज डायनामिक अप्रोच में बताए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो अप्रोच है हमारे पास दैट इज टोपोग्राफिक अप्रोच। जो टोपोग्राफिक अप्रोच है इसमें जो फ्रॉइड ने बताया था कि जो हमारा माइंड होता है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होता है। द वन इज अनकॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। अब जो अनकॉन्शियस माइंड होता है बेसिकली एक रेजर्वर होता है फीलिंग्स का, थॉट्स का, अर्जिस का और मेमोरीज का। ठीक, जो अनकॉन्शियस अवेयरनेस से बिल्कुल बाहर होती हैं। यूं कह लें कि जो आपका अनकॉन्शियस होता है इट इज लाइक अ स्टोर रूम। ठीक, अब जो अनकॉन्शियस में कंटेंट होता है वो अनएक्सेप्टेबल होता है, अनप्लेजेंट भी हो सकता है, फीलिंग्स ऑफ पेन होती हैं, एंजाइटी होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास है प्री कॉन्शियस। अगर हम प्री कॉन्शियस माइंड की बात करें जिसको हम सब कॉन्शियस भी कहते हैं, तो बेसिकली कोई भी चीज़ जो एकदम हम कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं वो चीज़ प्री कॉन्शियस में एग्जिस्ट करती है, और प्री कॉन्शियस माइंड जो होता है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान में एक रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्शियस माइंड की, तो कॉन्शियस माइंड में वो सारी थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स या विशेस होती हैं जिनके बारे में हम प्रेजेंट मोमेंट में या जो अभी हो रही होती चीज़ें हम अवेयर होते हैं। ठीक, और ये जो एस्पेक्ट है ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस का एस्पेक्ट है जिसमें हम सोच सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, रैशनैलिटी हो सकती है और लॉजिक होता है, रीजनिंग होती है। ठीक, और इसमें हमारी मेमोरीज भी स्टोर होती हैं जो कि कॉन्शियसनेस का पार्ट नहीं होती, लेकिन हम इनको इजीली रिट्रीव कर सकते हैं और इजीली अपने अवेयरनेस में ला सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली द कॉन्शियस माइंड। तो ये 3 कॉन्सेप्ट टोपोग्राफिक अप्रोच में हमारे पास आते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट अप्रोच है दैट इज बेसिकली डेवलपमेंटल स्टेज अप्रोच। अगर हम डेवलपमेंटल स्टेज अप्रोच की बात करें तो डेवलपमेंटल स्टेज अप्रोच में फ्रॉइड ने हमें कुछ स्टेजेस बताई थी। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में उसने बताया था, और उसने फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था कि फिक्सेशन या कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होता है, जो अनरिजॉल्व अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड द फिक्सेशन या कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जो किसी भी स्टेज के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। जब बच्चा इन 4-5 स्टेजेस से गुजरता है तो उनमें किसी भी स्टेज पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रह गया है या कोई अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो दैट इज बेसिकली नोन एज फिक्सेशन या कॉम्प्लेक्स। अगर हम स्टेजेस की बात करें, अच्छा, इन जो ये जो स्टेजेस होती हैं हर स्टेज में पेरेंट्स ओवरली इंडल्ज भी हो सकते हैं और निगलेक्ट भी कर सकते हैं बच्चे को। ठीक, तो उन सब चीज़ों का असर बच्चे की पर्सनैलिटी में होता है। सबसे पहली जो स्टेज है यहाँ पे दैट इज ओरल स्टेज। ओरल स्टेज की अगर हम बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ टिल 1 ईयर। ठीक है, बर्थ से स्टार्ट होती है और 1 ईयर तक ये कंटिन्यू होती है। उसके बाद हमारे पास है एनल स्टेज। एनल स्टेज इज फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स। 1 साल के बच्चे से लेके 3 साल के बच्चे की जो एज होती है उस दौरान जो टाइम पीरियड होता है उसको हम एनल स्टेज बोलते हैं। उसके बाद होती है फेलिक स्टेज। 3 साल के बच्चे से लेके 5 साल के बच्चे तक 3 to 5 ईयर्स ये एग्जिस्ट करती है। 5 ईयर टू 12 ईयर्स
ओल्ड तक जो स्टेज आती है दैट इज नोन एज लेटेंसी स्टेज। ठीक, फिर उसके बाद जो है हमारे पास जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज एडोलिसेंस से स्टार्ट होती है, यानी कि आफ्टर 12 ईयर्स स्टार्ट होगी और ये अडल्टहुड तक जाती है। तो ये 5 स्टेजेस भी फ्रॉइड ने हमें बताई थी। नेक्स्ट जो अप्रोच है हमारे पास दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच में हमारे पास जो फ्रॉइड ने कॉन्सेप्ट्स दिए थे दे वर बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो अगर हम बात करें इड की सबसे पहले, तो इड इज बेसिकली द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होती है और एक बेसिकली इमेच्योर कंपोनेंट होता है पर्सनैलिटी का, जो कि प्लेयर प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। और उसके अलावा फ्रॉइड ने कहा था कि जो इड होता है ये बेसिकली साइकिक एनर्जी का रिजर्वेयर होता है और इसमें हमारी बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, नीड टू स्लीप, नीड टू ईट, इस तरह की नीड्स होती हैं। ठीक है, और इट बेसिकली एक प्राइमरी प्रोसेस थिंकर है जो कि इरेशनल या इलॉजिकल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो एक बच्चा है जो कि एक गली से गुजर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ठीक है, वो साइड पे देखता है कि एक एप्पल पड़ा हुआ है, तो अब वो क्या करेगा कि उसे भूख लगी हुई है, तो इट इज इंटेंस सॉरी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन टू फुलफिल द नीड, ये डिज़ायर होता है, तो वो वहाँ से सेब उठा लेगा और खा लेगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ईगो। ईगो बेसिकली एक मॉडरेटर होता है बिटवीन द सुपर ईगो एंड इड। ठीक है, और ये रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा होता है। जो डिसीजंस आप बनाते हो या जो डिसीजंस आप लेते हो बेसिकली एक बिहेवियर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जो ईगो होती है ये बेसिकली सोशल रियलिटीज, नॉर्म्स, एटिकेट्स, रूल्स और कस्टम्स पे बेस कर रही होती है, जिसकी बेसिस पे हम कोई डिसीजन लेते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे नहीं बिहेव करना चाहिए। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें उसी बच्चे की जिसको भूख लगी हुई है और वो गली से गुजर रहा है और उसने एक सेब देखा है, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ से सेब नहीं उठाएगा अकॉर्डिंग टू द ईगो प्रिंसिपल। ठीक है, बल्कि वो ये कहेगा कि उसे करीब से किसी शॉप से या गली में कोई शॉप है तो वहाँ से वो खरीद लेगा, वो ये नहीं उठाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड दैट इज सुपर ईगो। अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो सुपर ईगो इज बेसिकली आर मॉरल्स, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स। ठीक, और ये सोशल स्टैंडर्ड्स को कंसिडर कर रही होती है फॉर सोशल बिहेवियर्स, और ये हमें गाइड कर रही होती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जो सुपर ईगो होती है वो बेसिकली 3 to 5 ईयर्स की एज में डेवलप होती है और ये बेसिकली शेप हो रही होती है कि हमने एज द यंग चिल्ड्रन हमने क्या सीखा, क्या लर्निंग की, उस बेसिस पे ये डेवलप होती है, ये शेप होती है। ठीक है, ये बेसिकली यूँ कह लें कि हमारी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है हु वी आर। और उसके बाद अगर हम बात करें सुपर ईगो की, तो ये हमारे अंदर एक प्रेशर भी बिल्ड करती है कि हमें कैसे सोचना चाहिए, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, किस कंडीशन में। अगर हम उसी बच्चे की बात करें जो भूखा था और जिसने सेब देखा, तो अगर हम सुपर ईगो में देखें तो उसकी सुपर ईगो कहेगी कि उसने कुछ भी नहीं देखा, उसे भूख लगी है लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा, और अगर देखा भी है तो वो किसी और की प्रॉपर्टी है। वो एप्पल विच इज पुट ऑन द वॉल या साइड पे जो उसने देखा है वो किसी और का है, तो वो फिर उसको नहीं लेगा, ये उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, दिस वुड बी रॉन्ग फॉर हिम। हम लोगों ने जो थेरेपी स्टार्ट की थी दैट वाज बेसिकली साइकोएनालिटिक और साइकोडायनामिक थेरेपी। ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें कल डिस्कस करी थी। आज हम डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, क्योंकि जब हम ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स भी होते हैं। ठीक है, उनमें अगर हम सबसे पहले जिस डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे दैट इज डिनाइल। ठीक है, डिनाइल का मतलब होता है टू रिफ्यूज फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ के से इनकार कर देना, किसी चीज़ से मना कर देना। ठीक है, और डिनाइल बेसिकली इसलिए यूज़ कर रहा होता है हमारा क्लाइंट के कहीं उसे कोई एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े अपने बिहेवियर के लिए, और बेसिकली वो अपनी जो उसकी बीमारी होती है या जो उसके बिहेवियर्स होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता? टू अवॉइड द पेनफुल फीलिंग्स
क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो उसे पेनफुल फीलिंग्स को फेस करना पड़ेगा, पेनफुल इवेंट्स को फेल करना पड़ेगा, तो इसलिए वो डिनाइल में होता है। अगर मैं डिनाइल की एग्जांपल दूं तो जो सबसे ज़्यादा हमें डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म नज़र आता है वो ड्रग एडिक्ट्स में नज़र आता है। ठीक है, एडिक्शन के क्लाइंट्स में डिनाइल बहुत ज़्यादा होता है और इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, क्योंकि जब तक डिनाइल नहीं ब्रेक होगा हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है कि टू रिप्रेस समथिंग, जो पेनफुल थॉट्स हैं, पेनफुल मेमोरीज हैं, इरेशनल बिलीव्स हैं जो अपसेट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको फेस करने की बजाय उनको क्या करता है क्लाइंट, अनकॉन्शियसली उनको हाइड कर लेता है। ठीक है, वो शो करता है कि उसकी मेमोरी सारी डिसअपियर हो गई हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो बिहेवियर्स हैं, वो थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं, वो उसके फ्यूचर रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करेंगी, फ्यूचर बिहेवियर्स को इफेक्ट करेंगी, तो इसलिए वो उनको रिप्रेस कर लेता है, हाइड कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज बेसिकली प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में अब क्या होता है कि जो थॉट्स होती हैं या फीलिंग्स होती हैं किसी इंसान को दूसरे इंसान के बारे में हैं और जो उसे अनकंफर्टेबल बनाती हैं, वो उसी पर्सन पे वो प्रोजेक्ट आउट कर देता है। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो किसी अपने कुलीग को डिसलाइक करता है, ठीक है, पसंद नहीं करता, कुलीग को या बॉस को पसंद नहीं करता, तो वो इंडिविजुअल क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये मेरा जो कुलीग है या जो मेरा बॉस है ये मुझे लाइक नहीं करता। ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर्स को दूसरों पे थोप देना, ठीक है, दूसरों को ब्लेम करना कि वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, दिस इज बेसिकली प्रोजेक्शन। जैसे सपोज किसी को गुस्सा आ गया है किसी भी बात पे, तो वो ये कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आया, सामने वाले बंदे ने मुझे गुस्सा दिलाया है। ठीक है, यानी कि अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को या फिर जो इम्पल्सेस होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको दूसरों पे डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं या स्ट्रॉन्ग फ्रस्ट्रेशंस होती हैं वो आप उस बंदे की तरफ कर देते हो या उनको उस बंदे पे लगा देते हो जो आपके लिए लेस थ्रेटनिंग होता है, जो पावर में आपसे कम होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में हो तो आपके बॉस ने किसी बात पे आपको डांट दिया, आप पे गुस्सा कर दिया। अब बॉस तो एक अथॉरिटी फिगर है, आप तो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो आप क्या करते हो, आप घर आते हो, घर आके अपने स्पाउस पे वो गुस्सा निकाल देते हो। जब आप अपने स्पाउस पे वो गुस्सा निकालते हो तो इट मीन्स के वो आपके लिए लेस अथॉरिटी फिगर है। ठीक है, तो आपने उस पर गुस्सा निकाल दिया। अब आपका स्पाउस जो है वो क्या करता है, वो बच्चों पे वो चीज़ निकाल देता है, वो गुस्सा। ठीक, अब जो आपके बच्चे होते हैं आपके स्पाउस के लिए लेस अथॉरिटी फिगर हैं, लेस थ्रेटनिंग फिगर हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के आप अपना गुस्सा किसी और पे निकालते हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज बेसिकली रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में क्या होता है कि कुछ लोग एंशियस या थ्रेटन फील करते हैं और वो अनकॉन्शियसली अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में एस्केप करते हैं। ठीक, इस टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक जो अडल्ट है या जो एडोलिसेंट है वो क्या करता है, वो खुद को यंग चिल्ड्रन की सूरत में पेश कर रहा होता है, बच्चों की तरह की हरकतें कर रहा होता है। ठीक है, अपनी एज से कम पीछे जा रहा होता है और ताकि वो जितने भी इवेंट्स हैं या बिहेवियर्स हैं जो मेल फंक्शनिंग है उनको कोप अप कर सकें। उसके बाद हमारे पास है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपके अनडिजायरेबल बिहेवियर्स होते हैं उनको किसी फैक्ट से, लॉजिक से एक्सप्लेन करना। अगर सपोज आपने कोई डिसीजन लिया है वो सही नहीं है तो आप उसके लिए, वो कंफर्टेबल भी नहीं है, सही नहीं है, लेकिन आप दूसरों को कंफर्ट करने के लिए, दूसरों को सेटिस्फाइड करने के लिए उसके लिए कोई लॉजिक्स या कोई फैक्ट्स निकाल के ले आओगे। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन।
अच्छा, रिएक्शन फॉर्मेशन ये होता है कि आप डायरेक्टली गुस्सा नहीं निकालते हो किसी दूसरे इंडिविजुअल की तरफ, बल्कि आप बहुत लविंग वे में वो चीज़ निकालते हो, ठीक है, वो चीज़ एक्सप्रेस करते हो। सपोज अगर आपको कोई इंडिविजुअल पसंद नहीं है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल आपको पसंद नहीं है, तो आप उसकी जो अपना गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशंस हैं वो आप एक पॉजिटिव वे में उसकी तरफ निकाल दोगे, रिएक्ट करोगे, ठीक है। जो आपकी फीलिंग्स होती हैं या जो आपके बिहेवियर्स होते हैं, आप उनसे ऑपोजिट एक्ट कर रहे होते हो, दैट इज बेसिकली रिएक्शन फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज बेसिकली सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन जो है ये बहुत कंस्ट्रक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है अपना गुस्सा या अपनी फ्रस्ट्रेशन एक पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस कर रहा होता है, ठीक। सपोज अगर आपको पे किसी ने गुस्सा निकाल दिया है, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा, आपके बॉस ने आप पे गुस्सा निकाला है, तो आप क्या करते हो, आप वो गुस्सा किसी और फॉर्म में निकाल लेते हो, यानी कि आपने एक्सरसाइज की तरफ चले गए, जिम ज्वाइन कर लिया, तो एक ये पॉजिटिव एनर्जी, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है उसको आप एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर रहे होते हो, ठीक है। क्रिएटिव टास्क कर रहे होते हो, उनमें आप लग जाते हो, ठीक है। तो सब्लिमेशन इज लाइक दिस। तो ये सारे बेटा हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो हमें अपने क्लाइंट में ऑब्जर्व करने होते हैं कि वो कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ पता नहीं होगी तो हम उनको बेटरली ट्रीट नहीं कर सकते। और बहुत सारे क्लाइंट्स और पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज कर रहे होते हैं, तो इनको आपने असेस करना होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट इज द रोल ऑफ साइकोडायनामिक या साइकोएनालिटिक थेरेपिस्ट, कि एज अ थेरेपिस्ट आप अपने क्लाइंट को कैसे डील करोगे। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि आपको अपने क्लाइंट्स के सिम्टम्स को डिस्कवर करना होता है। उसके बाद एज अ थेरेपिस्ट आपने अपने क्लाइंट को इनकरेज करना होता है कि वो अपने इमोशंस के बारे में बात करें, कि वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके क्लाइंट को हेल्प मिलती है कि वो अपने थॉट पैटर्न्स, अपने इमोशंस और अपने बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। और एज अ थेरेपिस्ट आप अपने क्लाइंट को हेल्प कर सकते हो कि वो अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर्स को, अपने थॉट्स को डिस्कवर कर सकें, ठीक। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है थेरेपिस्ट का इस थेरेपी में, उसमें ये होता है कि आप अपने क्लाइंट के पास्ट को जानने की कोशिश करते हो। आप क्लाइंट के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करते हो। और जो एक मेजर पोर्शन होता है साइकोडायनामिक या साइकोएनालिटिक सेशंस का, उसमें बेसिकली आप क्लाइंट के चाइल्डहुड को ही फोकस करते हो, ठीक। तब जाके आप क्लाइंट के जो करंट इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसके चाइल्डहुड की बेसिस पे अभी उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है आपका क्लाइंट। जो थेरेपिस्ट होता है बेसिकली वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्लाइंट कैसे एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में इंटरेक्ट कर रहा है और उसके अंदर एक इंसाइट डेवलप हुई है या नहीं हुई, क्योंकि जब तक क्लाइंट के अंदर इंसाइट डेवलप नहीं होगी उसको नहीं पता चलेगा कि उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का यहाँ आज के लाइफ में क्या इफेक्ट है, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास ये थेरेपी होती है, इसमें बेसिकली जो क्लाइंट होता है एक ऐसे रिलेशनशिप में थेरेपिस्ट के साथ एक्ट कर रहा होता है जिसमें वो मिरर आउट करता है चीज़ों को, ठीक है। कि जो थेरेपिस्ट होता है वो बेसिकली देखता है कि क्लाइंट अपने रिलेशनशिप में कैसा है, पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, जो इम्पोर्टेंट अडल्ट्स हैं उसकी लाइफ में उनके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। और करंट रिलेशनशिप ही नहीं देखा जाता बल्कि उसका चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी देखा जाता है कि बचपन में वो कैसा रहा है। जो थेरेपिस्ट का रोल होता है वो बेसिकली डॉट्स क्रिएट करता है जो कि क्लाइंट के पास्ट एक्सपीरियंसेस और करंट प्रॉब्लम्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जो थेरेपिस्ट होता है वो डॉट्स के थ्रू उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस और करंट प्रॉब्लम्स को कनेक्ट कर रहा होता है और कुछ इंटरनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है या ताकि वो क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को उसे एड्रेस कर सके। फिर उसके बाद क्लाइंट में इंसाइट डेवलप होती है, वो अपने प्रॉब्लम्स को बेटरली रिजॉल्व कर सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक्स एंड टूल्स हैं। ये कौन सी टेक्निक्स और टूल्स हम बेसिकली यूज करते हैं साइकोएनालिटिक थेरेपी में। सबसे पहला जो टेक्निक है या टूल है दैट इज फ्रॉइडियन स्लिप, जिसको हम पैराप्रेक्सिस भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्लिप ऑफ टंग होती है। ठीक है, क्लाइंट जो होता है, जो वो बोलना चाह रहा होता है वो नहीं बोलता, बल्कि उसकी बजाय कुछ और डिफरेंट बोल देता है। ठीक, और ये तब होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आप उसके बारे में एग्जैक्टली जो आपके अंदर मेमोरी मौजूद है या जो आपके अनकॉन्शियस में चीज़ें चल रही हैं, आप उनको एक्सपोज ऑफ नहीं करना चाह रहे होते हो। ठीक है, लेकिन स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, अचानक से आपके मुंह से निकल जाती है। जो स्लिप ऑफ टंग है साइकोएनालिटिक थॉट के अकॉर्डिंगली, स्लिप ऑफ टंग बेसिकली जो अनकॉन्शियस डिजायर्स या अर्जेस होती हैं उनको ट्रेस कर रहा होता है, जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता क्लाइंट। ठीक है, उसके लिए एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, तो स्लिप ऑफ टंग के थ्रू वो चीज़ें हमें पता चलती हैं। और जो अनरियलाइज फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जो फीलिंग्स बेसिकली रिकग्नाइजेबल नहीं होती, या फिर वो अपने कॉन्शियस थॉट में उनको नहीं लाना चाह रहा होता, तो वो बेसिकली हमें पता चल जाती हैं कि इन अनकॉन्शियस में कौन सी डिज़ायर्स या अर्जीज या फीलिंग्स मौजूद हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फ्री एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन भी सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप की थी। और फ्री एसोसिएशन में बेसिक जो पर्पस था वो ये था कि क्लाइंट के अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर किया जा सके एक नए तरीके से। इस टेक्निक ने हिप्नोसिस को रिप्लेस किया था, और इस टेक्निक में फ्रॉइड ने बेसिकली लोगों को फ्रीडम दिया था कि वो जो भी बोलना चाहते हैं या जिस तरीके से अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो करें। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो यूजुअली एक लफ्ज़ बोलता है या एक आइडिया देता है, और उस पर जो क्लाइंट होता है या पेशेंट होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। जो भी उसके माइंड में आता है वो उसके बारे में बोलता है। जैसे मदर एक वर्ड उसने दे दिया अपने क्लाइंट को, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, इस पे अगर मैं आपको टेस्टिंग भी बताऊं तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी है हमारे पास, डॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी है, जिसमें एक वर्ड या दो वर्ड्स दिए जाते हैं, एक आइडिया दिया जाता है पेशेंट को, वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है। ठीक, और फिर थेरेपिस्ट क्या होता है कि उसको इंटरप्रेट करता है। अब जो ये टेक्निक फ्रॉइड ने दी थी, इसमें 3 कॉमन इश्यूज हमें नज़र आए थे थेरेपी में। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस में बेसिकली क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है या पेशेंट होता है वो अपनी फीलिंग्स को या अपनी इमोशंस को, जो उसके किसी एक बंदे की तरफ होते हैं या प्रीवियस पास्ट किसी रिलेशनशिप की तरफ होते हैं, वो दूसरे पे ट्रांसफ़र कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं क्लाइंट की दूसरे बंदे की तरफ, और वो थेरेपिस्ट की तरफ भी हो सकती हैं, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो दैट इज़ बेसिकली ट्रांसफरेंस। फिर उसके बाद है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में ये होता है कि जो एक इंडिविजुअल की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं या अपनी ट्रेड्स होती हैं वो दूसरों में प्रोजेक्ट आउट कर रहा होता है। और द नेक्स्ट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो फीलिंग्स होती हैं, मेमोरीज होती हैं, वो ब्लॉक आउट हो जाती हैं। तो जो बेसिकली ब्लॉकिंग ऑफ फीलिंग्स होता है, इमोशंस होती हैं, मेमोरीज या थॉट्स होती हैं, दैट इज़ बेसिकली रेजिस्टेंस। अब फ्री एसोसिएशन में एक जो टेक्निक और यूज़ की जाती है दैट इज़ बेसिकली कैथारसिस। अगर हम कैथारसिस की बात करें तो कैथारसिस में ये होता है कि अपने अंदर की फीलिंग्स को या जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं या जो रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं उनको रिलीज़ करना होता है। ठीक है, और किसी भी फॉर्म में वो रिलीज़ किया जा सकता है उनको। वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, तो डिफरेंट एंगल्स में कैथारसिस किया जाता है। तो यहाँ पे एक जो टेक्निक या टर्म यूज़ की गई थी वो कैथारसिस की यूज़ की गई थी कि वो बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के अपने नेगेटिव इमोशंस को, अपनी एंजाइटीज़ को, अपने स्ट्रेसर्स को, अपने एंगर को, अपने फियर्स को रिलीज आउट करें। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक इज ड्रीम एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड, जो ड्रीम्स होते हैं दे आर बेसिकली द रॉयल रोड टूवर्ड्स द अनकॉन्शियस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड्स साइकोएनालिटिक थ्योरी, जो हिडन मीनिंग होता है ड्रीम्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन की लाइफ में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम जो ड्रीम्स होते हैं वो बेसिकली हिडन मीनिंग्स को कॉन्शियस अवेयरनेस में लेके आते हैं, और
जो डिस्ट्रेस होता है या इम्पेयरमेंट कॉज होती है किसी भी क्लाइंट में, उसको रिलीव करते हैं। अब फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली जो कंटेंट होता है ड्रीम्स का, वो बेसिकली विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड होता है या वांट्स या नीड्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। किसी पर्सन की डिज़ायर्स भी हो सकती हैं उससे रेलिवेंट। अगर हम ड्रीम्स की बात करें तो ड्रीम्स में दो टाइप्स ऑफ कंटेंट हमें नज़र आते हैं, एक मैनिफेस्ट कंटेंट होता है और एक लेटेंट कंटेंट होता है। मैनिफेस्ट कंटेंट का मतलब होता है कि जो एक्चुअल लिटरल सब्जेक्ट है, एक्चुअल थिंग जो आप ड्रीम में देखते हो, ख्वाब में देखते हो, ठीक। और लेटेंट कंटेंट का मतलब है कि जो सिंबल्स आपको ख्वाब में नज़र आए हैं या जो भी सब्जेक्ट आपको नज़र आया है, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा है, उसके पीछे कोई अंडरलाइंग मीनिंग है। अब अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड या जो दूसरे साइकोएनालिस्ट थे, वो ये बताते हैं कि जो लेटेंट कंटेंट है ड्रीम का, वो बहुत मैटर करता है देन द मैनिफेस्ट कंटेंट। जो ब्रेन होता है, सॉरी, जो माइंड होता है, वो बेसिकली एक आइसबर्ग की तरह होता है। जो स्मॉल पार्ट होता है ना आइसबर्ग का, जो कि विजिबल होता है पानी से ऊपर, दैट रिप्रेजेंट्स द कॉन्शियस माइंड, ठीक। और जो अनसीन पार्ट होता है सरफेस ऑफ द वाटर में, यानी कि पानी की सरफेस से, सतह से नीचे जो पार्ट होता है, वो एक बल्क ऑफ आइसबर्ग होता है, जो कि अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जो ड्रीम्स होते हैं बेसिकली एक ग्लिम्पसिंग वे होता है कि जो अवेयरनेस से पीछे चीज़ें छुपी होती हैं ना इन द अनकॉन्शियस माइंड, तो ड्रीम्स बेसिकली वो चीज़ें हमें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने ख्वाब में कोई नेकेड पिक्चर देखी है, ठीक है, उसे लगा है कि ही और शी इज नेकेड इन द पब्लिक, तो उसका मतलब मैनिफेस्ट कंटेंट में तो हमें एक पिक्चर नज़र आ गई, बट इन द लेटेंट कंटेंट इसका मतलब ये होगा कि समवन इज फियरफुल ऑफ एक्सपोजर, समवन इज फीलिंग इनसिक्योर, या फिर किसी को ये खौफ है कि लोग उसकी शॉर्टकमिंग्स को ना नोटिस कर लें, ठीक है। तो ये हिडन मीनिंग है जो कि लेटेंट कंटेंट को ड्रीम के शो करता है। जो पॉपुलर थेरीज आई हैं ड्रीम्स के हवाले से, वो बेसिकली यही बताती हैं कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो हमारी होप्स, हमारे फियर्स, हमारे एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ का रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। वो चीज़ें जो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती, वो हमें ड्रीम्स में नज़र आती हैं इन सिंबॉलिक मीनिंग। तो इन ड्रीम्स के हिडन मीनिंग्स के बारे में फ्रॉइड ने हमें डिटेल में बताया हुआ है कि क्या चीज़ आपको नज़र आएगी तो वो क्या शो करेगी। वो मैं एक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा कि ड्रीम में जो चीज़ें आती हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम अपने दीन की भी बात करें तो दीन में भी ख्वाबों की ताबीर के बारे में ज़िक्र हुआ हुआ है, ठीक है। तो दीन से भी आप रिलेट कर सकते हो, और यहाँ पे साइकोएनालिटिक में भी ड्रीम्स के बारे में बहुत एम्फेसिस हुआ है। नेक्स्ट जो टेक्निक यूज़ की जाती है साइकोएनालिटिक में, दैट इज़ रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट। बेसिकली रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट जो है एक प्रोजेक्टिव मेथड है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का, जिसमें एक इंडिविजुअल को 10 इंक ब्लॉट्स दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट यू हैव सीन इन द इंक ब्लॉट, ठीक है। और वो जो इंक ब्लॉट्स होते हैं वो ब्लैक भी होते हैं, ग्रे भी होते हैं, और डिफरेंट कलर्स के पैचेस भी उनमें मौजूद होते हैं। ये टेस्ट बेसिकली 1921 में डेवलप हुआ था बाय अ साइकेट्रिस्ट हार्मन रोशाक, और उसके बाद ये वाइडली यूज़ किया जाता है टू असेस कॉग्निशन एंड पर्सनैलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी को भी चेक किया जाता है, और उसके साथ साथ सर्टन साइकोलॉजिकल कंडीशंस को असेस करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अब जो रिस्पॉन्सेज आते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन इन द ब्लॉट ऑफ द थिंग सीन, उसकी बेसिस पे जो थेरेपिस्ट होता है वो असेस करता है या इंटरप्रेट करता है, ठीक है। और बेसिकली डिफरेंट कलर्स भी देखने को मिल सकते हैं, फॉर्म्स भी मिलती हैं, किसी को एनिमल नज़र आते हैं, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं इंडिविजुअल्स को जिनको इंक ब्लॉट्स दिए जाते हैं, उन्होंने डिस्क्राइब करना होता है। और इसमें बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी द पर्सन इज़ हैविंग, ठीक है। और ये भी बेसिकली अनकॉन्शियस को ही रिवील करने के लिए ही यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट एक और दिया गया था साइकोएनालिटिक थेरेपी में, दैट वाज बेसिकली ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस की अगर हम बात करें तो रीडायरेक्शन ऑफ फीलिंग्स होती हैं अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन ऑन टू समवन एल्स, यानी कि क्लाइंट की किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ कोई फीलिंग्स थी तो वो अपनी फीलिंग्स प्रोजेक्ट आउट कर रहा है या रीडायरेक्ट कर रहा है टूवर्ड्स द थेरेपिस्ट। ट्रांसफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव ट्रांसफरेंस है तो जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन अगर ट्रांसफरेंस नेगेटिव हो गया तो थेरेपी इफेक्ट हो जाएगी और क्लाइंट का ट्रीटमेंट सही से नहीं हो सकेगा। और जब थेरेपिस्ट को ये फील हो कि ट्रांसफरेंस डेवलप हो चुकी है और इसका नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है तो वो फिर अपने क्लाइंट को किसी और थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को रेफर कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा काउंटर ट्रांसफरेंस। काउंटर ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो अपनी फीलिंग्स को रीडायरेक्ट कर रहा होता है टूवर्ड्स द क्लाइंट, और ऐसी सूरत में भी क्लाइंट को किसी को थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को रेफर करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर हम एडवांटेजेस या कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो साइकोएनालिटिक थेरेपी बेसिकली फोकस कर रही होती है बेसिक कॉज ऑफ द प्रॉब्लम पे, कि वो कौन से रूट कॉजेज हैं जिसकी वजह से कोई इशू या कोई प्रॉब्लम लाई कर रही है, ठीक है, रेदर देन फोकसिंग जस्ट ऑन द सिम्टम्स। उसके बाद हमारे पास है कि जो लोग मेडिकेशंस के थ्रू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते उनके लिए भी साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद जो साइकोथेरेपी है इसका एक और एडवांटेज ये है कि ये डेप्थ इंसाइट प्रोवाइड करती है क्लाइंट को या पेशेंट को अबाउट देयर सर्टेन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स, ठीक है, यानी कि उनके अंदर फीलिंग्स, बिहेवियर्स और थॉट्स के बारे में अवेयरनेस आ जाती है। उसके अलावा जो एक ब्रॉड एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ होता है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ लीड करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं या ड्रॉबैक्स हम कह सकते हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो साइकोथेरेपी का प्रोसेस होता है बहुत अनप्लेजेंट और पेनफुल हो सकता है, क्योंकि जब वो अपनी पेनफुल अनप्लेजेंट मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं, रिप्रेस्ड मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं बहुत साल पुरानी, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग भी हो जाता है और उनके अंदर कंफर्ट लाने के बजाय डिस्ट्रेस भी कभी कभी कॉज कर देता है। इसके अलावा ये जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, सबको ट्रीट नहीं करता है। जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर है उनको ये ट्रीट नहीं करता है। उसके अलावा साइकोथेरेपी का जो प्रोसेस होता है इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस और इसमें एक डीप लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए होती है फ्रॉम बोथ द पेशेंट्स एंड द थेरेपिस्ट। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि कौन कौन से इश्यूज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपी, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि जिन लोगों को इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनमें एक इंसाइट डेवलप की जाती है और उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की जाती हैं, ठीक है, उन्हें कोपिंग स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं कि हाउ दे कैन डेवलप इंसाइट अबाउट देयर इमोशंस और हाउ दे कैन डील विद देयर इमोशंस, बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो साइको एनालिसिस के थ्रू डिप्रेशन, एंजाइटी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, persistent साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिसमें डिसऑर्डर्स ऑफ आइडेंटिटी आ जाता है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, फोबियाज और ओसीडी को हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपी। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी चीज़ों की जो मैंने टॉपिक्स आज कवर किए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।